गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक डेफिनेशन आपको आज बताने जा रहे हैं, जो डेफिनेशन 1 मार्क्स में सीबीएसई में आता है और अगर बिहार बोर्ड में अगर आया तो ये 2 मार्क्स में आता है। डेफिनेशन आपको लिखना है, पूछेगा कि व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब झूठा, झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका डेफिनेशन एग्जाम में लिखने को आता है। कभी भी जब इसका आप डेफिनेशन लिखेंगे तो विथ एग्जाम्पल लिखेंगे, ये नहीं कि क्वेश्चन में तो लिखा नहीं एग्जाम्पल लिखने को तो क्यों लिखें। तो अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। हम जितना आपको इसमें लिखवाएंगे आपको उतना लिखना होगा, ये नहीं देखना होगा कि क्वेश्चन 1 मार्क्स में है। तो पहले आप ये लिखिएगा कि when in a reaction a reactant is taken in excess, when in a reaction a reactant is taken in excess, then rate of reaction is independent on the concentration of that reacting species. When in a reaction a reactant is taken in excess, then rate of reaction is independent on the concentration of that reacting species. This reaction is called pseudo first order reaction. देखिए होता क्या है, ये क्या लिखा हुआ है समझाते हैं। सबसे पहले आपको इसका हम एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। ये होता क्या है इसके एग्जाम्पल में ही समझा देंगे आपको। एक रिएक्शन दिखा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर का, मतलब एक ऐसा रिएक्शन दिखाने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ईस्टर को तोड़ने जा रहे हैं पानी के मदद से। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब तोड़ना। पानी के मदद से तोड़ रहे हैं किसको? ईस्टर को। ईस्टर लिए R COO, ये ईस्टर है। इसमें पानी लिए H+ के प्रेजेंस में। जैसे ही आप ईस्टर को तोड़ते हैं वाटर के मदद से, तो इस रिएक्शन में वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में लेना होता है। अगर वाटर का अमाउंट कम होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन को करवाने के लिए वाटर को एक्सेस मात्रा में लेना होता है। तो अगर आप ईस्टर को वाटर के मदद से तोड़िएगा तो ये ईस्टर टूट जाएगा उस एसिड में और उस अल्कोहल में, जिस एसिड और जिस अल्कोहल के मिलने से ये ईस्टर बना है। अब अगर आप इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो लिखेंगे रेट बराबर के, ये 2 रिएक्टेंट है तो ये दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखेंगे RCOOR और H2O का कंसंट्रेशन लिखेंगे, क्योंकि रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन पे। इसके ऊपर कुछ पावर होता है, इसके ऊपर पावर हम 0 दे दिए। 0 इसलिए दिए हैं, अब यहां देखिए कहता है कि अगर किसी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट जब एक्सेस मात्रा में लीजिएगा,
जब किसी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट को एक्सेस मात्रा में लीजिएगा तो उस रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा उस रिएक्टिंग स्पीशीज के कॉन्सेंट्रेशन पे जो एक्सेस मात्रा में लिया गया है। जैसे वाटर यहाँ एक्सेस मात्रा में लिए हैं तो वाटर के कंसेंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है, इसका पावर 0 हो जाएगा। तो अब इस रिएक्शन का अगर आपसे कोई पूछ दे कि ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पावर को जोड़ना होगा, तो ये हुआ 1 + 0 मतलब 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये जो 1 आया इसी को हम लोग बोलते हैं झूठा फर्स्ट ऑर्डर, झूठा फर्स्ट ऑर्डर इसी को बोलते हैं। यही है झूठा फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि जब वाटर के कंसंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो बिना वाटर के रिएक्शन करवा दो, तो बिना वाटर के रिएक्शन होता भी नहीं है। और जब वाटर ज्यादा मात्रा में लेते हैं, वाटर जब ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो वाटर के कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड भी नहीं करता है। ऐसे ही रिएक्शन को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। आपको इतना बात पता है कि ये जो पावर है वो एक्सपेरिमेंट से आता है, तो इसलिए यहाँ दिमाग नहीं लगाए कि यहाँ पे 1 क्यों लिख दिया गया, यहाँ 0 क्यों लिख दिया गया, ये आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में बस 1 नंबर का केवल ये डेफिनेशन आना है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, तो आपको ये 1 लाइन का डेफिनेशन लिखना है और ये एग्जाम्पल लिखना है। डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि जब कोई रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में, जब कोई रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में एक्सेस मात्रा में होएगा तो जो रिएक्शन का स्पीड है वो इंडिपेंडेंट होगा ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टिंग स्पीशीज। This reaction is called pseudo first order reaction, या such reaction is said to be of pseudo first order। तो ये एक बात हुआ, इसको पहले नोट कर लें आप। अब एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको, वो NCERT का क्वेश्चन नंबर 24 है। सवाल लिख रहे हैं, कंसीडर a certain reaction, क्वेश्चन है कंसीडर अ सर्टेन रिएक्शन, ए से बन रहा है प्रोडक्ट विथ K इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻² per second। Calculate the concentration of A remaining after 100 seconds if the initial concentration of A is 1 mole per liter। देखिए क्वेश्चन को अगर आप पढ़िएगा तो पहले एक रिएक्शन दिया हुआ है इस तरीके का, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। इस रिएक्शन के लिए आपको रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻² पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है कि इस ए का कंसंट्रेशन 100 सेकेंड के बाद क्या होगा। जैसे जब टाइम बराबर 0 है शुरुआत में, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए का दिया हुआ है 1 मोल पर लीटर। जब समय बीत गया 100 सेकेंड तो ये कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए एक फॉर्मूला बताया गया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूनिट से देखिए पता चल जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए एक फॉर्मूला बताए थे कि T इज इक्वल्स टू 2.303/K log A/A - x।
यहां पर ये ए का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन और a माइनस एक्स का मतलब है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। इस चीज को आदत में एकदम बनाइए, जब भी फॉर्मूला पढ़िए तो पढ़िए t इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। आप लिखिए a लेकिन पढ़िए इनिशियल कंसंट्रेशन बाई कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। पिछले वाले क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ पढ़े थे, तो ग्राफ पढ़ने समय ये आपको बताए थे कि फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जाता है 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट अ कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी ए। कभी भी अगर ए नॉट लिखा हुआ है तो आप उसको समझिएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, जब टाइम 0 है तब का कंसंट्रेशन। और कभी भी अगर ए लिखा हुआ है तो समझिएगा कि टी समय के बाद का कंसंट्रेशन। तो फिलहाल यहां आपको टाइम दे रखा है 100 सेकेंड, 2.303, के का वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻⁻², लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है 1 मोल पर लीटर, और ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी पूछ रहा है। अगर इसको क्रॉस करें 2 × 10⁻⁻² को अगर 100 से गुना कर दें, ऐसे अगर क्रॉस करें तो ये हो जाएगा 2। ये 2.303 को अगर बराबर के इधर ले आए तो हो जाएगा 2.303 इज इक्वल्स टू लॉग 1 बाई ये। अब देखिए, 2 को अगर 2.303 से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो आएगा 0.8684 इज इक्वल्स टू लॉग 1 बाई कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, जो कि आपसे पूछ रहा है कि 100 सेकंड के बाद ये कितना है। तो टाइम टी आप ले चुके हैं 100 सेकंड, तो ये 100 सेकंड के बाद का ये कंसंट्रेशन है। अब देखिए करना क्या है कि जब भी लॉग हटाना होता है तो इधर वाले डिजिट का एंटी लॉग लेना पड़ता है। एंटी लॉग 0.8684। अब अगर आप इसका एंटी लॉग लेंगे, इसका एंटी लॉग लेने पे आएगा 7.386। एंटी लॉग लेना सिखा चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले वीडियो में। अब देखिए आपसे ये ए पूछ रहा है तो इसको यहां करेंगे, इसको यहां करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 बाई 7.386, यही आंसर आपको मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 0.135 मोल पर लीटर। इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, लेकिन ये दिमाग में रखिए कि कभी भी इस क्वेश्चन को बनाइए तो आप a माइनस एक्स लेके मत बनाइए, नहीं तो हो सकता है कि कभी कभी बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि a माइनस एक्स का वैल्यू आया, यहाँ तो पूछ रहा है कि 100 सेकंड के बाद का कंसंट्रेशन, तो मतलब ये पूरे का वैल्यू पूछ रहा है, a माइनस एक्स पूरे का वैल्यू पूछ रहा है। a माइनस एक्स बराबर लिखने पे क्या होता है ना, अगर आप a माइनस एक्स बराबर ये लिखते तो कोई बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि यहाँ a का वैल्यू पूछ रहा है कि x का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि a माइनस एक्स को ही ये a कहते हैं और इस a को a नॉट कहते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला लिख के आपको ये बना दिए ताकि कंफ्यूज मत होइए। अब इसके बाद आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स। इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए कॉपी पर अब हेडिंग दे दीजिएगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। कभी कभी एग्जाम में ये आएगा कि डिराइव जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ऐसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही पूछेगा। 95% चांस उसी का होता है, 5% चांस में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आता है। देखिए कैसे इसका डेरिवेशन होता है। सबसे पहले लिखना होता है कि मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बनना,
अब ऐसे सोचिए कि अगर रिएक्शन का ऑर्डर 0 है तो आप क्या लिखिएगा, रेट बराबर के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और उसका पावर 0। अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता तो लिखते रेट बराबर के कंसंट्रेशन का पावर 1। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता तो रेट बराबर के कंसंट्रेशन का पावर 2। लेकिन यहाँ 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट बराबर के कंसंट्रेशन का पावर 0। अब देखिए रेट को लिख सकते हैं आप, जैसे अगर इसका रेट लिखना है तो लिख सकते हैं रिएक्टेंट है तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम टेकन फॉर चेंज इज इक्वल्स टू के, इसका पावर 0 है मतलब 1 हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि लिख सकते हैं डी ए इज इक्वल्स टू के डी टी। माइनस को अगर बराबर के इस तरफ करें तो डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करें, इधर भी इधर भी, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल दिए। डीए का इंटीग्रेशन होगा ए माइनस के dt का इंटीग्रेशन होगा t। ये इंटीग्रेशन में कहीं पर भी कोई लिमिट नहीं लगा हुआ है, लोअर अपर लिमिट, मतलब ये इनडिफरेंट इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन खत्म होगा तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको इक्वेशन 1 मान ली। t टाइम पर कंसंट्रेशन आप फॉर्मूला में भी पढ़े हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला पढ़ते थे तो उसमें लिखते थे K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। ए नॉट होता था कंसंट्रेशन 0 टाइम पर और ए होता था कंसंट्रेशन टी टाइम पर। टी टाइम का कंसंट्रेशन है ये। क्या कह रहे हैं कि अगर ये जो टी है, अगर इस टी को 0 कर दें, ये जो टी है अगर इसको 0 कर दें तो ये जो कंसंट्रेशन है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नॉट। टी 0 मतलब कि इनिशियल टाइम पे, इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नॉट से डिनोट करते हैं तो ये ए नॉट हो जाएगा। तो यहाँ टी को 0 करने जा रहे हैं, यहाँ पर इस टी को माइनस के टी को 0 करने जा रहे हैं। तो जब टी को 0 करेंगे तो ये जो ए लिखा हुआ है इसको ए नॉट लिखेंगे, क्योंकि जब टाइम टी है तब कंसंट्रेशन ए है, टाइम जब 0 होगा तो कंसंट्रेशन ए नॉट होगा। अब ये तो 0 से गुणा कर दिए तो 0 ही हो गया, तो ये C का वैल्यू आ गया ए नॉट। अब ये जो C का वैल्यू आया है उसको इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। ऑन पुटिंग C इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट है मेरा A इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस C का वैल्यू ले आए हैं ए नॉट तो यहां लिख दिए ए नॉट। अब ये माइनस के टी को बराबर के इधर ले गए तो ये हो गया के टी। यहां तो ए नॉट है, अब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा ए। अब यहां से अगर टी निकालने का अगर फॉर्मूला निकाले तो होगा ए नॉट माइनस ए बाई के। ये फॉर्मूला हो गया टी का। टी निकालने का फॉर्मूला ये हुआ कब, अगर रिएक्शन 0 ऑर्डर का है तब। फर्स्ट ऑर्डर का अगर होता तो टी का फॉर्मूला आया था 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए, या कहिए ए बाई
a माइनस एक्स। लेकिन अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तब t निकालने का फॉर्मूला है a नॉट माइनस a बाई के। यहां पे अगर हाफ लाइफ अगर निकालना हो, हाफ लाइफ आपको पता है कि हाफ लाइफ वो समय होता है जिस समय आधा रिएक्शन खत्म हो जाए, मतलब रिएक्टेंट जितना भी है उसका आधा खत्म हो जाए। जैसे अगर रिएक्टेंट अगर ए नोट है तो ए नोट में से घट जाए ए नोट का आधा। अब देखिए ए नोट में से अगर ए नोट का आधा घट जाएगा तो ए नोट का आधा बचेगा, तो ए नोट बाई 2 और नीचे के है तो ये ए नॉट बाई 2 के। ये हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ये टी निकालने का फॉर्मूला हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। अगर के निकालना हो तो के को यहाँ टी को यहाँ कर देंगे। ये हुआ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब हम लोग दो फैक्टर पूरा पढ़ चुके हैं, एक पढ़ चुके हैं कॉन्सेंट्रेशन और एक पढ़ चुके हैं टेम्परेचर, जिस पर कि रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। जो तीसरा फैक्टर है जिस पर कि रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है वो है कैटलिस्ट। तो इसके बाद अब हम लोग कैटलिस्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए थर्ड फैक्टर है कैटलिस्ट, छोटा सा फैक्टर है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। तो पहले तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच चेंजेज, चेंजेज कहने का मतलब हो गया यहाँ पे कि या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच चेंजेज रेट ऑफ रिएक्शन, विच चेंजेज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग चेंज इन इटसेल्फ। देखिए ये कैटलिस्ट का डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप कि कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है, अपने आप में कोई चेंज नहीं लाता है। लेकिन कभी कभार जब जैसे ही आप इसे 12 का बोर्ड दीजिएगा, 12 का बोर्ड देने के बाद जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वाइवा होगा, तो उसमें जो एक्सटर्नल आएंगे वाइवा लेने के लिए वो आपसे पूछेंगे कि क्या कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो आप बोलिएगा हाँ कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इट पार्टिसिपेट्स इन रिएक्शन। आप खुद सोचिए कि अगर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कैटलिस्ट अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर वो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा कैसे। तो अगर आपसे सवाल पूछे क्या कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो आप कहिएगा हाँ पार्टिसिपेट करता है, कंज्यूम नहीं होता है। कंज्यूम नहीं होता है कहने का मतलब कि अगर आप 10 ग्राम कैटलिस्ट अगर आप डाल रहे हैं रिएक्शन में तो रिएक्शन के बाद 10 ग्राम कैटलिस्ट मिल जाना है। इट डज नॉट कंज्यूम इन रिएक्शन, इट डज नॉट कंज्यूम इन रिएक्शन, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। तो रिएक्शन की स्पीड को स्लो या फास्ट कैसे करता है, तो ये भी लिखना है, इट चेंजेज पाथ ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रास्ते को बदल देता है। ये दो प्रकार का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप। पहला है पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट
जान जाते हैं आप, मतलब जानते होंगे कि इट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। लेकिन अब यहां पर एक बात ये लिख लीजिएगा, कैसे बढ़ाता है, तो बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये जब एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा रहे थे तो ये लाइन यूज किए थे, बोले थे, लिखवाए नहीं थे, क्योंकि लिखवाना यहां था। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये एनर्जी टाइम ग्राफ है, ये रिएक्टेंट का अगर एनर्जी है, समय बीत रहा है, रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहा है, कोलाइड करने से एनर्जी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते अगर मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया, उसके बाद एकाएक एनर्जी घटता है, प्रोडक्ट बन जाता है। रिएक्टेंट के एनर्जी से लेकर यहां तक के एनर्जी को, मैक्सिमम एनर्जी तक को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट। अगर आप कैटलिस्ट नहीं डाले हैं तब। अगर आप रिएक्शन में कैटलिस्ट डालिएगा तो ये रास्ते को बदल देगा और इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी इतना ज्यादा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। ये डॉटेड लाइन वाला, ये जो डॉटेड लाइन वाला हम लिखे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ये है विथ पॉजिटिव कैटलिस्ट। थोड़ा छोटा यहां लिखाया है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिएगा। हम पढ़ दिए हैं, अगर देखने में दिक्कत हो तो सुन के लिख लीजिए। ये एक्टिवेशन एनर्जी है डॉटेड लाइन वाला, ये एक्टिवेशन एनर्जी है विथ पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट डालिएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, ये रास्ता छोटा होगा, तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। अब ये जो दूसरा होता है कैटलिस्ट, निगेटिव कैटलिस्ट, ये जो दूसरा कैटलिस्ट है, निगेटिव कैटलिस्ट, ये रिएक्शन के रेट को घटा देगा। इट डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन के रेट को घटाता है। कैसे घटाता है? तो बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि ये रास्ते को लंबा कर देगा। बात समझिए, जैसे ये एनर्जी टाइम ग्राफ है, यहां ध्यान दीजिएगा। ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, समय पास हो रहा है रिएक्शन में, रिएक्टेंट कोलाइड कर रहा है, कोलाइड करके उसका एनर्जी बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम लेवल पे गया, उसके बाद एकाएक एनर्जी घटा, प्रोडक्ट बन गया। रिएक्टेंट के एनर्जी से ये मैक्सिमम एनर्जी तक के वैल्यू को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये है विदाउट कैटलिस्ट। अगर आप रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं डाले हैं तब। लेकिन अगर आप कैटलिस्ट डाल दीजिएगा, निगेटिव कैटलिस्ट, तो ये जो रास्ता है, ये रास्ते को वो लंबा कर देगा। ये जो डॉटेड लाइन से जो नया आपको एक्टिवेशन एनर्जी दिखा रहे हैं, ये वाला,
ये है विथ निगेटिव कैटलिस्ट। तो ये तीसरा फैक्टर इतना ही जानना है कि कैटलिस्ट क्या करता है, तो रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएगा। इसके बाद जो चौथा फैक्टर है, आपको हम बताए थे कि जो पहला फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन है, जो दूसरा फैक्टर टेम्परेचर है, यही पढ़ने में समय लगता है इस चैप्टर में। थर्ड फैक्टर देखिए कितना जल्दी खत्म हो गया, इतना ही जानना है कैटलिस्ट में। चौथा फैक्टर लिखेंगे फिजिकल स्टेट। चौथा फैक्टर है फिजिकल स्टेट। देखिए फिजिकल स्टेट में दो छोटा छोटा लाइन हम लोग को जानना है। सबसे पहला लिखना है कि विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट, with increase in surface area of contact, rate of reaction increases. With increase in surface area of contact, rate of reaction increases. कहने का मेरा मतलब है कि जैसे एक जिंक का टुकड़ा है, इस जिंक के टुकड़े को अगर HCl में डाल दें तो आप रिएक्शन जानते होइएगा कि जिंक अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बनता है, मतलब यहां से हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो आप देखिएगा कि यहां जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा वो धीरे धीरे निकलेगा, स्लोली। लेकिन अगर आप यही क्या करिए कि इस जिंक के टुकड़े को तोड़ दीजिए छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ये जिंक के टुकड़े को आप तोड़ दीजिए छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ये हुआ जिंक डस्ट। बहुत लोग जिंक पाउडर भी लिख देते हैं। पाउडर बहुत बारीक होता है, मेटल को एकदम उतना बारीक नहीं किया जा सकता जितना पाउडर बारीक होता है। तो मेटल के केस में मेटल के छोटे छोटे टुकड़े को जिंक पाउडर नहीं बोल के जिंक डस्ट ही बोलेंगे, ज्यादा सही रहेगा। अगर आप इसको HCl में डालेंगे तो यहां पे हाइड्रोजन गैस और जल्दी जल्दी निकलने लगेगा, फास्ट निकलने लगेगा। तो इसमें आप देख यही रहे हैं कि इसके सरफेस एरिया को हम लोग बढ़ा दिए। जैसे अगर ये टुकड़ा डालते तो ये टुकड़े के चारों तरफ HCl आता और टकराता। अब क्या है कि हर छोटे छोटे टुकड़े के चारों तरफ HCl आएगा, हर छोटे छोटे टुकड़े के चारों तरफ HCl आएगा, तो यहाँ पर टक्कर ज्यादा होगा यहाँ के मुकाबले। तो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाएगा। हो क्या रहा है, तो कॉलिजन थ्योरी ही हो रहा है। यहाँ बोले कि दो लाइन आपको यहाँ जानना है फिजिकल स्टेट में। ये एक लाइन बताए, ये जैसे फिगर बनाए हैं वैसे ही फिगर आप भी कॉपी पे बनाएंगे। सेकंड लाइन फिर इसमें लिखना है कि बाय यूजिंग कॉमन सॉल्वेंट। सेकंड लाइन लिखना है
by using common solvent rate of reaction increases। जैसे सॉल्ट है, शुगर है, अगर ये एक ऐसे ही एग्जाम्पल माना जा रहा है, ये कोई रिएक्शन है नहीं, बस ये बात को समझाने के लिए आपको हम ये रिएक्शन ले रहे हैं। इसके बीच रिएक्शन करवाइएगा तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा, क्योंकि रिएक्शन कब होता है, जब दो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करता है। अगर ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो उड़ के कुछ थोड़ी ना कोलाइड करेगा। तो अगर आपको दो सॉलिड के बीच में रिएक्शन करवाना है तो रिएक्शन कब फास्ट होगा, जब आप कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज कीजिए जिस सॉल्वेंट में ये भी डिसॉल्व हो जाए, ये भी डिसॉल्व हो जाए, उसके बाद रिएक्शन फास्ट होगा। ये सब से कोई क्वेश्चन नहीं आना है, ये सब से वाइवा में पूछेगा, वाइवा में पूछेगा, प्रैक्टिकल के समय जो वाइवा होगा कि किसी रिएक्शन के स्पीड को अगर फास्ट करना है तो कुछ तरीका बताइए जिस तरीके से आप रिएक्शन के स्पीड को फास्ट कर दीजिए। तो आपको बोलना होगा कि सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो पूछेगा कैसे, तो फिर आपको वो जिंक का टुकड़ा वाला एग्जाम्पल समझाना होगा। ये नहीं कि बोर्ड में कुछ क्वेश्चन आना है, बोर्ड में एकदम नहीं आना है, वाइवा में पूछा जाना है। पूछेगा और दूसरा तरीका तो बोलेगा कॉमन सॉल्वेंट यूज करके भी हम लोग रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कि दो सॉलिड के बीच में तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा, अगर उसको फास्ट करना है तो ऐसा सॉल्वेंट यूज कर लेंगे जिसमें दोनों रिएक्टेंट आराम से डिसॉल्व हो जाए। अब जो आखिरी फैक्टर है, पांचवा फैक्टर, जिस पर कि रिएक्शन का स्पीड डिपेंड करता है, वो है केमिकल नेचर। इसमें एक लाइन जानना है, केमिकल नेचर में केमिकल नेचर लिख के इसमें एक लाइन लिखना है कि ऑल आयोनिक रिएक्शंस आर फास्ट। जितना भी आयनिक रिएक्शन है वो फास्ट रिएक्शन होगा, क्योंकि आयनिक रिएक्शन में होना क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव को इंटरचेंज कर जाना है। इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा, प्लस माइनस इंटरचेंज होना है। तो ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होता है। जो भी आयनिक रिएक्शन है वो फास्ट होगा। और उसके बाद अगला लिखना है कि ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर स्लो, मतलब ये मेजरेबल स्पीड पे होगा, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल वाला रिएक्शन है जैसे N2, 3H2, NH3, तो इसमें क्या है कि पहले इसका कोवेलेंट बॉन्ड टूटना है, इसका कोवेलेंट बॉन्ड टूटना है, फिर इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, तो इसमें 2-4-5 मिनट का समय लगेगा। तो ये रिएक्शन स्लो होगा, मेजरेबल स्पीड पे होगा। लेकिन आयनिक रिएक्शन जो भी है उसमें प्लस माइनस इंटरचेंज कर जाना है तो वो रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स था जिस पर कि रिएक्शन का स्पीड डिपेंड करता है। ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, ये चैप्टर खत्म होने में भी 2 क्लास और है। अगला क्लास थोड़ा सोचने वाला क्लास है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो उसमें आपको एक बात हम समझाएंगे जो बात थोड़ा रेयर है, कम जगहों पर पढ़ाया जाता है, कम जगहों पर वो चीज़ देखा जाता है, वो इम्पॉर्टेंट है। और उसके अगले क्लास में 1-2 टाइप का कुछ क्वेश्चन करवाना है हमको। तो 2 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। एक बात ये बोलना था कि जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा, क्योंकि अब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा, इसके बाद का चैप्टर या तो सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे और नहीं तो ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे। तो ऑर्गेनिक में शुरुआत में जो एक दिन जो पहला लेक्चर होगा, तो उसमें YouTube पर जितना भी हम लेक्चर डाले हुए हैं 7-8 लेक्चर, वो एक ही दिन हम पूरा पेस्ट कर देंगे, आपको इसमें ऐप में डाल देंगे। तो वो पूरा आपको फिर देख जाना होगा दोबारा से। जो नहीं देखे होंगे उनके लिए थोड़ा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही दिन 7-7 लेक्चर उसका ऐड हो जाएगा। और ये करना है कि उसमें थोड़ा ये कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि वो पब्लिकली था
यूट्यूब वाला, वो पब्लिकली इसलिए बनाया गया था क्योंकि कुछ बच्चे थे जो शुरुआत में पेमेंट करके जुड़े थे 12 में, क्लास तो स्टार्ट हुआ नहीं था, अब कोई 1000 दे दिया था शुरुआत में, तो उसके लिए वो मतलब फ्री डाला गया था कुछ वीडियो। तो वो वीडियो पूरा एक दिन, उस वीडियो में ये है कि कभी कभी कुछ कुछ ऐसे ही बोला जाएगा कि हाँ आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो वो सब थोड़ा आपको दरकिनार करना होगा वीडियो देखने के समय, क्योंकि आपके जहन में ये होना चाहिए कि ऑर्गेनिक का जो शुरुआती वीडियो आया है वो यूट्यूब चैनल से आया है। तो जब वहाँ से आया है तो ये सब एक दो बात कभी कभी बोला जाएगा बीच में कि आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो ये नहीं सोचिएगा कि ऐप तो चैनल है नहीं, ऐप में ये हो रहा है, तो वो आया वीडियो वहाँ से है इसलिए वो पुराना वीडियो है तो ये थोड़ा बहुत होगा। और उसके बाद अगले क्लास से फिर उसके आगे से वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक का, अगर ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है तो, और नहीं तो फिर अगर सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं तो सॉलिड स्टेट के बाद फिर वैसा होगा। ठीक है, एनफ फॉर द डे। इसके अगले